वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड सेकंड पार्ट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। 11th क्लास की फिजिक्स के साथ आपकी इंट्रोडक्शन हो रही है। लेट अस डिफाइन फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। एक्चुअल में फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी about the nature and natural phenomena. So physics is nothing but the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. ठीक है, स्टडी ऑफ, इसमें क्या स्टडी करते हैं हम? स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल phenomena. नाउ आपको पता होगा यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स। यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड इज रेडिएशन। रेडिएशंस, मैटर एनीथिंग दैट पॉसेस मास एंड रेडिएशन विच डोंट हैव मास बट हैव एनर्जी। ठीक है, रेडिएशन को आप एनर्जी भी बोल सकते हो। रेडिएशन के पास मास नहीं होता बट उसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, मैटर के पास मास होता है। सो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, दैट इज मैटर एंड रेडिएशन एंड एनर्जी। और फिजिक्स में हम इन्हीं दोनों चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट द मैटर एंड अबाउट द रेडिएशंस। ठीक है, तो फिजिक्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रेडिएशंस, प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी स्टडी करेंगे। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी हम स्टडी करेंगे। सो इन फिजिक्स वी विल स्टडी अबाउट मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रेडिएशंस, प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ, ये लॉ हमें क्या बताता है? ये लॉ हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में एक मैटर दूसरे मैटर पे एक फोर्स लगाता है और वो फोर्स अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, ये लॉ हमें बताता है कि पूरे यूनिवर्स में एक मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, ये लॉ हमें बताता है। ये लॉ कहता है कि वो जो फोर्स होती है जो एक मैटर दूसरे मैटर पे लगाता है, दैट इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। सो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में है? अगर आपके पास दो मैटर्स हैं, मैटर मीन्स जिनके पास मास होगा, सो इसका मास मान लेते हैं M1, इसका मास मान लेते हैं M2 और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज R है। तो हमने कहा कि ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है हमें कि अगर आपके पास दो मासेस हैं तो वो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? मैटर की प्रॉपर्टी। एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगा रहा है, इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को स्टडी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें पता चल गया कि एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए, वी विल डिराइव अ मैथमेटिकल फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। सो वो फार्मूला न्यूटन ने डिराइव किया विच इज F इज इक्वल टू G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है M1 M2 बाई R स्क्वायर। वो जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने फिर उन दो मैटर के बीच की फोर्स भी फाइंड की। सो ये हमने क्या स्टडी किया? वी हैव स्टडी हेयर द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सिमिलरली आप 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा अबाउट लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ रेडिएशन। लाइट क्या होती है? रेडिएशन। फिर लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्ट होती है। कितना रिफ्रैक्ट होती है? सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वी स्टडी इन फिजिक्स। So what is light? Light is a radiation. So in physics we study about radiations and their properties. So physics में या तो हम मैटर पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज, या रेडिएशन पढ़ेंगे या उसकी प्रॉपर्टीज, और इनके बीच का रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैटर और रेडिएशन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है विच इज E, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वेरी फेमस इक्वेशन। ठीक है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज व्हाट? एनर्जी। एनर्जी मीन्स रेडिएशन एंड M इज मास, और मास किसका होता है? मैटर का। सो मैटर एंड रेडिएशन के बीच में, मास और एनर्जी के बीच में ये रिलेशनशिप है। दैट मीन्स वी कैन कन्वर्ट मास इनटू रेडिएशन और एनर्जी, और वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास। ये भी हम देखें, ये भी हम स्टडी करते हैं किसमें? फिजिक्स में। सो इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। दैट इज इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रेडिएशंस, प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। So next topic is
फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, हमें यहाँ पे पढ़ने हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी मास, एवरी मैटर अट्रैक्ट्स अदर मैटर विथ सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये फोर्स किसके बीच में होती है? 2 मासेस के बीच में, 2 मासेस के बीच में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? इन दिस यूनिवर्स एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगाता है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? मास है, मास की वजह से लगाता है। अगर मास जीरो हुआ तो ये फोर्स भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। एक मास दूसरे मास पे ऑलवेज एक फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या स्टडी करना है? इस फोर्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स, प्रॉपर्टीज, इस फोर्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस। कोई भी दो मासेस लो, चाहे एक मास यूनिवर्स के एक कोने में हो, दूसरा मास यूनिवर्स के दूसरे कोने में हो, उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हर दो मासेस के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपली यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है? इन दिस यूनिवर्स एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं इस फोर्स की। इस फोर्स का नेचर कैसा होगा वो हम इस प्रॉपर्टीज में देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये सेंट्रल फोर्स है, इट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द सेंटर्स होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मासेस हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो मासेस हैं। अब ये मास m1, ये मास m2, अब इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेस, ठीक है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, इनके सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से। सो ये जो लाइन आई ना, ज्वाइनिंग दी सेंटर्स, इसी के लॉन्ग फोर्स लगेगी, इसी के लॉन्ग। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होती है, इट मीन्स ये मास जो इस पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ये मास जो इस पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। सो एक दूसरे, अट्रैक्टिव का मतलब एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे ये, इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगी वो इसकी तरफ होगी, इस पे जो फोर्स लगेगी वो इसकी तरफ होगी, ठीक है। दिस इज अ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दिस इज फोर्स ऑन मास सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ऐसे नाम देते हैं हम इनको, F12 F21। सो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द मासेस, दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इज इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज। फोर्सेस की कुछ रेंजेस होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स, ये काफ़ी लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज मीन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे भी अगर मासेस होंगे तब भी ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन के आगे पीछे, वो किसकी वजह से रिवॉल्व करती है? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब सन और अर्थ के बीच में देखो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है ना, डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। सो इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। सिमिलरली द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से मून को खींच रहा है, जिसकी वजह से वो उसके आगे पीछे घूम रहा है। सो इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये फोर्स ऑलवेज कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज वीकेस्ट फोर्स। जो हम फोर फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस 4 होती हैं, उनमें सबसे वीक ये वाली फोर्स होती है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव का क्या मीनिंग हुआ? ऐसी फोर्स जिससे जो वर्क डन किया जाए वो पाथ पे डिपेंड ना करे। क्या मीनिंग हुआ? फॉर एग्जांपल, आपके पास ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपको उठा के लेके जाना है बी पॉइंट तक, ठीक है। बी पॉइंट तक लेके जाना है एक ऑब्जेक्ट को। अब एक ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ तक ले गए, तो आप क्या कर रहे हो? वर्क डन होगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे तब हम बोलते हैं वर्क डन हुआ। और कितना वर्क डन होता है? उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस।
फोर्स इंटू डिस्टेंस इज नोन एज वर्क डन। सो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाते हो तो कोई फोर्स लगानी पड़ेगी और ये डिस्टेंस भी मूव हो रहा है, देखो इतना डिस्टेंस मूव होगा, सो वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अगर ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा देन हम कहेंगे वो जो फोर्स आपने लगाई थी वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। पाथ पे डिपेंड नहीं करने, अगर ये ऑब्जेक्ट को सीधे लेके जाए इस रास्ते से इस ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूँ ए से बी की तरफ, सपोज मेरा वर्क डन हुआ W, कितना वर्क डन हुआ W, जितनी मैंने फोर्स लगाई होगी उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, रास्ता चेंज कर दिया, लंबे वाला रास्ता ले लिया। अगर अब भी वर्क डन कितना हो रहा है, W ही हो रहा है, तो देन वी कैन से दैट जो मैंने फोर्स लगाई है इस केस में और इस केस में वो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ डिपेंड कर रही है इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। दोनों केसेस में देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है ना, वो नहीं चेंज हो रहे, तो वर्क डन भी चेंज नहीं होगा, उतना ही वर्क डन होगा। अब चाहे इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ तब भी वर्क डन वही होगा अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हो आप। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर वर्क डन चेंज हो गया तो समझ जाना ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फिर नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ वर्क डन कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है और यहाँ कुछ और हो रहा है, देन दिस इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, देन ये बन जाएगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स वो वाली फोर्स हो जाएगी जिस फोर्स से जो हम वर्क डन करते हैं अगर वो पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे। नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, ठीक है। देखो मैटर की पहली प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ी मास, उसकी वजह से वो एक मैटर दूसरे मैटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब एक मैटर दूसरे मैटर पे एक तरह की और फोर्स लगाता है, वो फोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसके पीछे जो मैटर की प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, उसको चार्ज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज। सो चार्ज इज नथिंग, चार्ज क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जैसे मास मैटर की एक प्रॉपर्टी है वैसे ही चार्ज भी मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर पे फोर्स लगाता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी हो जाएगी, फोर्स बिटवीन चार्जेस के बीच में। आपको पता है चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मास एक ही टाइप का होता है पॉजिटिव, बट चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सो इनके बीच में फोर्सेज होती हैं। अब वो अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो कैसी फोर्स होगी, अनलाइक चार्जेस हुए तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर लाइक चार्जेस हुए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए, ठीक है, तब कैसी फोर्स होगी, तब रिपल्सिव फोर्स होगी, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुए। ये आपने पढ़ा छोटी क्लासेस में, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, दिस इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसकी प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को तो डिटेल में आप पढ़ोगे 12th क्लास में। सो प्रॉपर्टीज, ये सारी फोर्सेज आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। 11th कुछ 11th में कुछ 12th में। 11th क्लास में ग्रेविटेशन पूरा एक चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये फोर्स हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं। सो दिस फोर्स इट मे बी, पहली प्रॉपर्टी तो हमें पता चल गई, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होती थी, बट इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ चार्जेस पे। अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होगी ये फोर्स, अगर दो अनलाइक चार्जेस है तो ये फोर्स कैसी होगी, देन ये अट्रैक्टिव होगी। लाइक ग्रेविटेशन फोर्स इट इज आल्सो अ सेंट्रल फोर्स, इट इज आल्सो अ सेंट्रल फोर्स। क्या मीनिंग हुआ, अगर आपके पास दो चार्जेस है, देखो चार्ज मास के ही अंदर होता है, ठीक है, मास के अंदर चार्ज होता है। चार्ज किस पे होता है, मैटर के ऊपर, मैटर की प्रॉपर्टी है ना, मास भी मैटर की प्रॉपर्टी है। सो मैटर आपके पास होगा, उसी में मास होता है और उसी में चार्ज होता है। सो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। अब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम जो ग्रेविटेशनल फोर्स में, इन दोनों के सेंटर्स को आपको ज्वाइन करना है, इसी लाइन के लोग होगी। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती थी, यहाँ पे अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। अगर ये हुए अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्सेस की डायरेक्शन ही होंगी। अगर ये हुए लाइक चार्जेस तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इसी लाइन के लोग, लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स, बट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये लाइक चार्जेस हैं, सपोज दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। बट दोनों केसेस में देखो जो फोर्स लग रही है वो अलॉन्ग द लाइन लग रही है जो सेंटर से पास हो रही है, जो इनके सेंटर से लाइन पास हो रही है उसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रही है। फोर्स इधर नहीं लग रही, इधर नहीं लग रही, इधर नहीं लग रही, इधर नहीं लग रही, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, इसलिए this force is also a central force. Next property, like gravitation force it is also a long range force, long range force, ये भी long range force है, ठीक है, अप टू इनफिनाइट डिस्टेंस तक ये लग सकती है,
लॉन्ग रेंज का मीनिंग हो गया अप टू इन्फिनाइट डिस्टेंस तक लग सकती है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप टू इन्फिनाइट डिस्टेंस तक लग सकती है। नेक्स्ट, इट्स प्रॉपर्टीज, इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना स्ट्रॉन्ग है? 10⁻36 टाइम्स। इस नंबर को इमेजिन कर पा रहे हो? 10 के आगे 31 के आगे 36 बार आपको जीरो लिखना है, इतना बड़ा नंबर, इतने टाइम्स वो उससे स्ट्रॉन्गर है। सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मैंने बता दिया, ऐसी फोर्स जिससे फोर्स से हम क्या करते हैं, फोर्स लगा के क्या करते हैं, किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्टेंस मूव करता है और वर्क डन होता है। सो ऐसी फोर्स जिससे होने वाला वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स चारों फंडामेंटल फोर्सेस से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। न्यूक्लियर फोर्स का मीनिंग ये हो गया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर लाई करती है ये फोर्स। सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। पहली दो फोर्सेस जो हमने पढ़ी वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस थी, अब जो दो फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती हैं, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर। सो एक एटम इतना छोटा होता है हमें दिखाई नहीं देता, सो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, उससे भी छोटा। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है? देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए आपको एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक एटम में क्या होता है हमारे पास? एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, और आगे पीछे शेल्स पे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे शेल्स होंगे और शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमें पता है कि न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है एज कंपेरेबल टू साइज ऑफ एटम, वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। पूरे एटम के अगर पूरा एटम अगर इतना है, सो न्यूक्लियस का साइज सिर्फ एक डॉट जितना होगा, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में होता क्या है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और शेल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यही होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हमने कहा ये न्यूक्लियर फोर्स है, इट मीन्स ये न्यूक्लियस के अंदर लाई करती है, तो हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दो। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नो चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे हमें पता है कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज देखो, अगर कोई आपने ऐसा एटम ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर 10 का मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे मुझे बताओ? उसके अंदर 10 प्रोटॉन्स होंगे। उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए थे ना, बिकॉज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन पे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे बिकॉज लाइक चार्जेस हैं। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से दूर भागने चाहिए। बट ये तो सारे के सारे न्यूक्लियस जैसे मैंने पहले बता दिया, बहुत छोटा सा एरिया है, एक एटम हमें दिखाई नहीं देता, उसके अंदर एक डॉट जितना न्यूक्लियस होता है। इतना छोटे एरिया में ये इतने पास पास कैसे रह सकते हैं फिर, है ना। लॉजिकली थिंकिंग इनको तो दूर दूर जाना चाहिए था, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज दोनों पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। फिर भी ये इतने छोटे से एरिया में ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम अनदर फोर्स विच होल्डिंग दीज प्रोटॉन्स टुगेदर, और वो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये तो दूर दूर भागने चाहिए, बट ये पास पास हैं। इसका मतलब इन पे एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स अट्रैक्टिव है, और वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ग्रेटर फोर्स है ना, तभी वो इनको बांध के रखी हुई है, नहीं तो ये दूर दूर भाग जाते। सो दैट फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नथिंग, इट इज अ फोर्स विच बाइंड्स ऑल द प्रोटॉन्स एंड ऑल द न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखती है जो फोर्स, उसी फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट नहीं होता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, तो प्रोटॉन्स को तो दूर दूर भागना चाहिए था, बिकॉज इन पे रिपल्शन फोर्स लग रही है, एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा, इतने छोटे से एरिया में प्रोटॉन एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, है ना, क्योंकि इनके बीच में तो रिपल्शन है। सो देयर मस्ट बी अनदर फोर्स एंड दैट फोर्स वी नेम्ड इट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स पाई जाती है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखती है, न्यूक्लियस के अंदर बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। और ये फोर्स इससे ज़्यादा होगी, कॉमन सी बात है, लॉजिकल बात है, इससे ज़्यादा होगी तभी तो बांध के रखा हुआ है। अगर इससे कम होती स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो फिर तो ये रिपेल कर जाते ना, दूर चले जाते। सो इससे ज़्यादा होगी, अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि ये रिपल्सिव है। सो इसको काटने के लिए हमें अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए ना। सो अट्रैक्टिव होगी, न्यूक्लियस के अंदर लाई करेगी और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखती है न्यूक्लियस के अंदर। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स which binds
ऑल द न्यूक्लियंस बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को मिला के हमने एक नाम दिया, बोलते हैं हम इनको न्यूक्लियंस। ठीक है, न्यूक्लियंस मीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फोर्स विच बाइंड्स ऑल द न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस। दैट फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले तो समझ गए आप, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और कितना स्ट्रांग है ये? हम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ सभी फोर्सेस का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने देखा 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थी किससे? ग्रेविटेशन से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कितनी स्ट्रॉन्गर है? 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ओके, इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होगा? वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। वाई? ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। और न्यूक्लियस का साइज कितना है? कितना साइज है? ठीक है ना, एक एटम का साइज इतना कम होता है। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻−15 मीटर। दैट इज 0.15 टाइम्स 0 देन 1 मीटर। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स। दैट इज इसका जो रेंज होगा 10⁻−15 मीटर। दैट इज ये साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसको 1 फर्मी भी बोलते हैं। 1 फर्मी। फर्मी इज अ प्रीफिक्स फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻−15 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की छोटी यूनिट है फर्मी। 10⁻−15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी होता है। सो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो स्टेबल रहता है, इतने प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फिर भी वो बिखर नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस स्टेबल है ना। सो उसके पीछे किस फोर्स का हाथ है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि यही बाइंड करके रखता है, उनको स्टेबल करके रखता है। सो दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब इसकी हम बात करते हैं, ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। ठीक है, सो यहाँ से देखने पे लग रहा है ये तो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भी रिपल्सिव हुई, एक रिपल्सिव फोर्स पहले से लग रही है तो प्रोटॉन दूर दूर भाग जाएंगे। बट ये अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। देखो, इट इज अट्रैक्टिव ठीक है, कब तक? जब तक इट इज अट्रैक्टिव बट रिपल्सिव, बट विद अ रिपल्सिव कोर। विद अ रिपल्सिव कोर। क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का? इट इज अट्रैक्टिव बट विद अ रिपल्सिव कोर। रिपल्सिव कोर का मीनिंग ये हो गया, ये अट्रैक्टिव रहेगी तब तक जब तक प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना 0.7 फर्मी से कम नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.7 फर्मी है तब तक ये फोर्स कैसी रहेगी? अट्रैक्टिव रहेगी। और जब डिस्टेंस हो जाएगा लेस देन 0.7 फर्मी तब ये फोर्स बन जाएगी कैसी? रिपल्सिव। तब ये फोर्स कैसी बन जाएगी? रिपल्सिव। इट मीन्स ये प्रोटॉन्स को बांध के रखता है एक दूसरे के साथ। और ये हमने पढ़ा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो ये प्रोटॉन्स के बीच में अगर सिर्फ अट्रैक्शन ही हुई तो वो पास आते जाएंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाएंगे और न्यूक्लियस पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। सो ये अट्रैक्टिव रहती है जब तक प्रोटॉन्स पास नहीं आते। ठीक है, अब एक लिमिट है कि कितना पास आ सकते हैं प्रोटॉन, उससे ज़्यादा प्रोटॉन एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 0.7 फर्मी। उसके ज़्यादा जब डिस्टेंस पास आने लगते हैं उसके बाद यही फोर्स क्या बन जाती है? रिपल्सिव, और उनको और पास नहीं आने देती। समझ गए? सो दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव कब होगी? जब दो न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ग्रेटर देन 0.7 फर्मी होगा। ठीक है, 0.7 फर्मी से जब ज़्यादा, 0.7 फर्मी का मतलब हो गया 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी का मीनिंग बताया था ना, फर्मी का मीनिंग 10⁻⁻15। ठीक है, सो जब इस डिस्टेंस से बड़ा डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियंस के बीच में तब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी। जब इससे कम हो जाएगा डिस्टेंस, काफ़ी पास आ जाएंगे, इतना डिस्टेंस पहुंच जाएगा, इससे कम जब होने लगेगा तब ये फोर्स बन जाएगी रिपल्सिव और इनको प्रोटॉन्स को और पास नहीं आने देगी, अगर और पास आ गए तो कोलाइड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा न्यूक्लियस। सो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव ऑल्सो। ठीक है, अट्रैक्टिव कब होगी उसकी कंडीशन ये है, और रिपल्सिव कब होगी उसकी कंडीशन आपके पास ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इज इट इज आइडेंटिकल, दिस फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर
ऑल न्यूक्लियंस, फॉर ऑल न्यूक्लियंस। हमने बोला ये फोर्स न्यूक्लियंस के बीच में, या न्यूक्लियंस होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच में भी लाई करती है, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लाई करती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लाई करती है। इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, और इनके बीच में लगेगी, और तीनों पे सेम मैग्नीट्यूड की लगेगी। ये कहने का मतलब है आइडेंटिकल होगी। जितनी फोर्स इन दोनों के बीच में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उतनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के बीच में है, उतनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के बीच में। सो इट इज आइडेंटिकल फॉर ऑल न्यूक्लियंस। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करने चाहिए एक दूसरे को, और वो दूर जाने चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो छोटी सी स्पेस में न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। इसका मतलब देयर मस्ट बी अनदर फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच बाइंड्स ऑल द न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स है बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है, ये इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये फोर्स ना हो तो प्रोटॉन्स दूर दूर भाग जाएंगे, न्यूक्लियस बिखर जाएगा, और एटम स्टेबल, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा। और ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। अट्रैक्टिव तब होगी जब दो न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस, वो दो न्यूक्लियन कोई भी हो सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.7 फर्मी है तब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी, उनको पास लाती रहेगी। जैसे ही 0.7 फर्मी होगी उसके बाद ये रिपल्सिव होगी और पास नहीं आने देगी, फिर बस यहीं पे रुक जाएगा और न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। लेस देन 0 फर्मी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाद ये रिपल्सिव हो जाएगी, ठीक है, और रिपेल करना शुरू कर जाएगी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिकल फॉर ऑल न्यूक्लियंस, ठीक है। जितनी फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, उतनी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, उतनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। कौन सी फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीनों पार्टिकल्स के बीच में सेम फोर्स होगी, आइडेंटिकल होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो नाम से पता चल रहा है एक तो ये वीक है, मतलब, और ये भी न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? कुछ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस हैं, और कुछ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अनस्टेबल। स्टेबल हम उनको बोलते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इन न्यूक्लियस को, जिन न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन, और हम सिर्फ एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हुए देन हम बोलते हैं कि वो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। वो न्यूक्लियस कैसा होगा? स्टेबल। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल नहीं हुए, देन हम बोलते हैं वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। और कौन से न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं? जिनका अटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है। 83 से बड़े वाले जितने भी न्यूक्लियस है ना, वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। दैट मीन्स उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होते, सो वो अनस्टेबल है। अब कोई भी चीज़ चाहती है कि मैं स्टेबल रहूँ, नेचर में ये नेचर का रूल है, हर एक चीज़ चाहती है मैं स्टेबल रहूँ, ठीक है। अब ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। आप स्टेबल कैसे करते हैं? इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। सो होता क्या है? न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्जेंस होती हैं। कौन सी कन्वर्जन होती हैं? प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में कभी, और कभी न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। ऐसा होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। क्यों कन्वर्ट होते हैं? टू अचीव दी स्टेबिलिटी, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। अब जो न्यूक्लियस 83 से बड़ा जिनका एटॉमिक नंबर है, उनमें मैंने कहा वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मीनिंग हो गया उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनमें इक्वल नहीं होते, तो उनको स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए या तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना होगा या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में। वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस है, उसमें सपोज 90 प्रोटॉन्स हैं और 88 न्यूट्रॉन्स हैं। अब देखो इक्वल नहीं है, तो ये न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रोटॉन को कन्वर्ट होना पड़ेगा किस में? न्यूट्रॉन में। अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो अब प्रोटॉन कितने बचे? 89 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 88 थे, बट एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया। अब ये भी कितने हो गए? 89। अब ये दोनों हो गए इक्वल। अब ये न्यूक्लियस बन जाएगा स्टेबल, है ना। सो प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, ऐसा होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ऐसा होता है, प्रोटॉन्स कभी कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन कभी कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन में, ठीक है। दिस कन्वर्जन आर पॉसिबल ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी डीके। ये डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है। न्यूक्लियर चैप्टर है आपका, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें सिर्फ हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, होल चैप्टर इन 12th क्लास, ठीक है। अभी हमको सिर्फ समझना है वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। अब ये कन्वर्ट हो गया और ये स्टेबल हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, कोई भी चीज़ नेचर में खुद ब खुद होती है ना, ये खुद ब खुद पॉसिबल नहीं है। इसको किसी फोर्स की ज़रूरत है प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट होने में? न्यूट्रॉन में।
सो जो फोर्स कन्वर्जन करवाती है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर। इस कन्वर्जन के लिए कौन सी फोर्स पॉसिबल है? इस कन्वर्जन के लिए कौन सी फोर्स पॉसिबल है? दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कुछ लेना देना नहीं है। ये एक नई तरह की फोर्स है जो ये कन्वर्जन कराती है न्यूक्लियस में टू मेक देम स्टेबल, टू मेक देम स्टेबल। बस वीक न्यूक्लियर फोर्स में अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है? इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना है। आपके सिलेबस में सिर्फ है आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो होगी जो न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये भी शॉर्ट रेंज है बिकॉज ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करती है ये फोर्स। और ये फोर्स क्या करती है, जो न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं उनमें, अनस्टेबल किसकी वजह से हो? क्योंकि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है, तो उनमें ये कन्वर्जेंस करवाती है, या तो प्रोटॉन को कन्वर्ट कर देती है न्यूट्रॉन में और वो कन्वर्जन ड्यू टू दिस फोर्स होता है, या तो न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देती है प्रोटॉन में और वो कन्वर्जन भी ड्यू टू दिस फोर्स होता है। एंड दिस फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? इस फोर्स की एग्जांपल है, ये फोर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? इट एग्जिस्ट इन रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है? डिके का मीनिंग यही होता है जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है? कुछ और चीज़ भी बनती है, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ और पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं फिर, ठीक है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आइडेंटिकल तो नहीं है ना कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, तभी तो इनके नाम अलग अलग हैं। ये पार्टिकल के नेचर बिल्कुल अलग है, ठीक है? इनका मास भी थोड़ा सा वेरी करता है। सो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा साथ में कुछ और भी निकलता है, ठीक है? वो क्या निकलता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी डिके यही होता है, ठीक है? रेडियो एक्टिविटी डिके फॉर एग्जाम्पल, और कहाँ पे ये रिएक्शन होती है? बर्निंग ऑफ सन में जो बर्निंग हो रही है उसमें भी इसी फोर्स का आता है, कौन सी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और रेडियो एक्टिविटी डिके का मतलब हो गया कुछ न्यूक्लियस अपने आप कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, वो रेडिएशन एमिट क्यों करते हैं? टू अचीव द स्टेबिलिटी, यही जो मैंने बताया, टू अचीव द स्टेबिलिटी। वो कुछ रेडिएशन कौन सी? मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी निकलेगी, हो सकता है एनर्जी कुछ निकल जाए। प्रोटॉन की अगर एनर्जी ज़्यादा है, सपोज प्रोटॉन की एनर्जी, लेट कर रहा हूँ मैं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सपोज प्रोटॉन की एनर्जी 50 यूनिट्स है और न्यूट्रॉन के पास एनर्जी 40 यूनिट्स है। अब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो 40 यूनिट एनर्जी यूज हुई, 10 यूनिट एनर्जी कहाँ जाएगी? वो रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और समथिंग एल्स, ठीक है? सो कुछ और भी निकल सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। एक जो न्यूक्लियस है वो डिके हो रहा है, ठीक है? वो कुछ चीज़, डिके होने का मतलब जब कोई चीज़ रिलीज हो रही हो किसी से, वो रिलीज कर रहा है कुछ, वो रेडिएशंस रिलीज करता है, ठीक है? जब रेडियो एक्टिविटी डिके होता है रेडिएशन रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी, सिमिलरली बर्निंग ऑफ सन इज एन एग्जांपल ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। सन में जो बर्निंग ऑफ सन होती है उसके पीछे भी किस फोर्स का आता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। So these are 4 fundamental forces, ठीक है? And weak first force is gravitational force, second electromagnetic force, both forces are long range forces, and third one is strong nuclear force and fourth one is weak nuclear force. These both are short range forces.